तो ये जो बेस नंबर ए होता है, इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं टू 1 अगर ये 5 या उससे छोटा है, और अगर 5 से बड़ा है और 10 से छोटा है तो 10 में इसको राउंड ऑफ कर देते हैं जब हमें अप्रोक्सीमेट आइडिया चाहिए होता है किसी भी नंबर का। एंड अगर हमने इसको 1 में राउंड ऑफ कर दिया या 10 में राउंड ऑफ कर दिया है तो कॉमन चीज़ तो इन दोनों में 1 ही हुई, क्योंकि अगर 10 हो गया तो 10 को हम लिखेंगे 1 इंटू 10 to the power 1, यानी बेस नंबर तो एक ही बचा इन दोनों केस में। जो मेन चीज़ डिफ्रेंशिएटिंग चीज बची वो 10 की पावर बची। देन द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड approximately as 10 to the power b, in which the exponent or power of b or power b of 10 is called order of magnitude of the physical quantity। तो जब हमें रफ एस्टिमेट लगाना हो, अप्रोक्सीमेट आइडिया किसी भी नंबर का, तो बेस नंबर या साइंटिफिक नोटेशन में उसको राउंड ऑफ कर दिया जाता है टू 1, एंड फिर जो बचता है इट इज़ पावर बी ऑफ 10, एंड इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। कितना ऑर्डर है उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का, ऑफ कोर्स ये इंडिकेट कर रहा है। ये सिर्फ अप्रोक्सीमेट चाहिए होता है जब नंबर हमें, तो ये मेथड यूज़ किया जाता है। व्हेन ओनली एन एस्टिमेट इज़ रिक्वायर्ड क्वांटिटी, द क्वांटिटी इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10। तो बेसिकली वो स्पेसिफिक नंबर्स उसमें मैटर नहीं करते ये एस्टिमेट फाइंड करने में, जैसा कि मैं भी बताता रहता हूँ अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेशन में अप्रोक्सीमेटली पावर कितनी है उस क्वांटिटी ये देखी जाती है। फॉर एग्जांपल, द डायमीटर ऑफ अर्थ इज दिस मच इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 to the power 7 मीटर। तो यहाँ पे 10 to the power 7 इसका ऑर्डर है ना, एंड 1 लगाया है। 1 लगाना इंपॉर्टेंट है। अगर 10 में भी राउंड ऑफ किया है उस नंबर को तो 1 इंटू 10 to the power 1 लिखेंगे तो 10 to the power में ऐड हो जाएगा वो। सो 10 to the power 7 ऑर्डर होता है डायमीटर, अर्थ के डायमीटर का, विद द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 7। तो 7 है यहाँ पे। जो 10 to the power b होता है ना, वो b पावर होती है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। द डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.069 to the power -10, एंड यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है -10, 10 to the power -10 से आया। Thus, the diameter of Earth is 17 orders of magnitude larger than the hydrogen atom. So 10 to the power 7 है, ये 10 to the power -10 है। So difference कितना हुआ इनमें 17 का, तो that's how 17 orders ज़्यादा है अर्थ का डायमीटर, अर्थ का मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देन द दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एंड ये तो मैंने आपको बता दिया कि डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद ही होना चाहिए। ये पीछे एग्जांपल लेके भी समझाया था मैंने। नाउ द कन्फ्यूजन मैंशनड इन ए अबव डिसअपियर्स, एंड ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने डेसिमल की पोजीशन फिक्स कर दी है। फर्स्ट डिजिट के बाद ही लगाना होगा वो। पीछे हमने देखा था कि जब यूनिट चेंज हो रही थी, ये मीटर से सेंटीमीटर, एमएम में, किलोमीटर में, तो डेसिमल की पोजीशन चेंज हो रही थी, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी सिग्निफिकेंट फिगर्स की। यहाँ ऐसा नहीं, कुछ नहीं होगा, सिर्फ 10 to the power लगा दी जाएगी। जैसे सेंटीमीटर में यहाँ पे 10 to the power 2 लग रही है और -3 लग रही है किलोमीटर में, तो 10 to the power सिर्फ चेंज होगा, बेस नंबर वही का वही रहेगा। दैट्स वाई ये कन्फ्यूजन हट गई जो वहाँ पे क्रिएट हो रही थी। दिस इज़ द सिग्निफिकेंस, दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग दिस साइंटिफिक नोटेशन। कन्फ्यूजन हट रही है यहाँ पे। द पावर ऑफ 10 इज इररेलेवेंट टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर बेस नंबर में जितने भी फिगर्स आपको दिख रहे हैं सारे साइंटिफिक होते हैं, आई मीन सारे एसएफ होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वो ट्रेलिंग ज़ीरो का जो पार्ट था वो यहाँ पे कन्फ्यूजन हट जाती है। पावर ऑफ 10 को छोड़ दीजिए, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है कि एसएफ में कंट्रीब्यूट करेगा। जितने भी नंबर्स होते हैं बेस नंबर सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये ईजी कर देती है सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करना साइंटिफिक नोटेशन। Zeros appearing in the base number in scientific notation are significant figures, significant. So again each number will have 4 significant figures here. Thus in scientific notation there is no confusion arises about trailing zeros in the base number, they are always significant।
तो कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई। ये दोनों बातें हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं, ऑलरेडी ये दोनों रूल्स आ चुके हैं। आई डोंट नो रिपीट क्यों कर दिया एनसीईआरटी ने। फॉर नंबर ग्रेटर देन 1 विदाउट डेसिमल सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट ट्रेलिंग जीरोज, और डेसिमल के साथ है तो सिग्निफिकेंट होंगे। The digit 0 conventionally put on the left of a decimal for a number less than 1 like 0.1250 is never significant। तो जीरो सिर्फ दो ही केसेस में सिग्निफिकेंट हो सकती है, हमने देख लिया ऑलरेडी। या तो वो दो नॉन ज़ीरो नंबर्स के बीच में आ रही है तब, और या तो अगर वो ट्रेलिंग ज़ीरो है और डेसिमल आ रहा है, इसके केस में दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होगी। एग्जैक्ट नंबर्स हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर के आगे पॉइंट लगा के चाहे आप कितने ही ज़ीरो लिख सकते हैं तो उनमें इनफाइनाइट हो सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल इन रेडियस इज इक्वल टू d बाई 2 और s इज इक्वल टू 2πr, the factor 2 is an exact number and it can be written as 2.0, 2.00, 2.0000 as required। so infinite number of significant figure हो सकते हैं इनमें exact numbers में। similarly this quantity t is capital T is equal to small t by n is an exact number here। तो t तो ये quantity हो गई, t कुछ capital T I think this symbol is used for thermodynamic temperature and small t is for time। तो उसके नीचे n लिखा है, ये n कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं किया, ये कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। एंड अगर एग्जैक्ट नंबर है तो डेफिनेटली इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। नाउ द रूल्स फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो चार ही होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशंस। एंड in general the final result should not have more significant figures than the original data from which it was obtained। तो जिन नंबर्स की अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो रहा है उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होने चाहिए फाइनल रिजल्ट में। एंड ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए पीछे भी हमने देख लिया था कि प्रीसीजन इंडिकेट करता है ये फाइनल रिजल्ट। अगर ज़्यादा होंगे तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा कि किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है जिसका प्रीसीजन ज़्यादा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कंबाइन कर रहे हैं किसी अर्थमेटिक ऑपरेशंस में नंबर्स, उनसे ज़्यादा नहीं होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनल रिजल्ट में। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है, ये मास है दिस मच और आपको वॉल्यूम ली है, तो डेंसिटी इनसे आ जाएगी ये अप टू 11 डेसिमल प्लेसेस। इट वुड बी क्लियरली एब्सर्ड एंड इररेलेवेंट टू रिकॉर्ड कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डेंसिटी टू सच अ प्रिसीजन। तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों इररेलेवेंट होगी ये, इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। यहाँ देखिए वॉल्यूम में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं आपको और मास में 4 हैं। तो आगे आप रूल पढ़ेंगे, रूल ये है कि अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो रही है, इस केस में डिवीजन हो रहा है मास अपॉन डेंसिटी, तो उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनल रिजल्ट में होंगे जितने सबसे कम एसएफ वाले नंबर में है। तो यहाँ पे वॉल्यूम में 3 है तो 3 होने चाहिए डेंसिटी में, ज़्यादा नहीं हो सकते। रीज़न ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एब्सर्ड क्यों होती है ज़्यादा एसएफ वाली नंबर, तो ये एक मेथड है जो मैं यूज़ करता हूँ याद रखने के लिए कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन, सब्ट्रैक्शन में कौन सा रूल यूज़ होता है फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले हम रूल को पढ़ लेते हैं। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दे आर इन ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस होता है। फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल का रूल होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का होता है, लेकिन लीस्ट दोनों में कॉमन है। इसका रीज़न बहुत साफ है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस नंबर में होंगे वो लीस्ट प्रिसाइज होगा। एंड अगर आपने ज़्यादा प्रिसाइज कर दिया रिजल्ट को उस लीस्ट प्रिसाइज से, तो जो जिस मेजर इंस्ट्रूमेंट से आप मेजर कर रहे हैं उस नंबर, उस रिजल्ट को,
उसके प्रिसीजन के बारे में गलत इंडिकेशन दे सकता है वो। इसलिए जो लीस्ट प्रिसाइज नंबर होता है और जो कंबाइन कर रहे हैं उनमें, उससे ज़्यादा नहीं आप सिग्निफिकेंट फिगर्स डाल सकते, या फिर डेसिमल प्लेसेस डाल सकते इन केस ऑफ मल्टी एडिशन सब्ट्रैक्शन इन द फाइनल रिजल्ट। तो ऐसे इसको याद रखते हैं। डी के बाद हमेशा ऐसा आएगा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एम डी पहले लिख दीजिए, और डी आ गया है तो उसके बाद ऐसा आएगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन ए एस लिख दिया, एस आ गया तो उसके बाद डी आएगा। तो एस और डी हमेशा ये एक साथ रहेंगे। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि किस में क्या रूल होगा। एंड डिफरेंट रूल्स होते हैं ये दोनों में, ये अलग से आपको याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं करनी है, एक में दूसरा रूल नहीं लगा देना है। जैसे ये डेंसिटी हमने निकाली थी, एंड ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्वेश्चंस होते हैं, यूजुअली एग्जामिनर इनमें आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाता है, सिर्फ इतना देखता है कि आपने रूल्स ढंग से पढ़े हैं या नहीं। तो यहाँ पे डिवीजन हो रहा है डेंसिटी के केस में, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी 3 हैं, तो डेंसिटी में भी 3 ही होने चाहिए। 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, इसमें हमने जाना था कि साइंटिफिक नोटेशन में जितना बेस नंबर होता है, जितने भी नंबर होते हैं उसमें सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, इसमें सिर्फ एक ही है तो एक ही होगा में इसमें एस एफ। यहाँ 3.1557 5 दिख रहे हैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो यहाँ पे 5 लिखा है एस एफ। एंड पावर तो इररिलेवेंट होती है साइंटिफिक नोटेशन में, यहाँ 3 होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, वही लिखा हुआ है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमने देख लिया क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, द सम ऑफ दीज मासेज बाई मियर अर्थमेटिक एडिशन इज दिस मच, बट द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट इज दिस इन ऑल ऑफ दीज। देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस हैं पहले मास में, दूसरे में 1 है और तीसरे में 3 है। तो लीस्ट प्रिसाइज यानी लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 में है, तो ये होगी लीस्ट प्रिसाइज। is correct only up to 1 decimal places, so the final result should be therefore this much with 1 decimal place। तो ऐसा होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में। एंड एग्जैक्टली यही आपको क्वेश्चन की फॉर्म में दिख जाएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में। आई डोंट रिमेंबर कौन सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जैक्टली यही है, और वहाँ पे गलत दिया हुआ है उसका आंसर, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है होगी वो डेफिनेटली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की। यही क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया गया वहाँ पे। नोट दैट वी शुड नॉट यूज रूल 1 जो कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए था, एप्लीकेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, and write 664 as the result in the example of addition, and this much in the example of subtraction। तो subtraction हमने यहाँ इग्नोर कर दिया, ये 3 यहाँ है और 3 यहाँ है डेसिमल प्लेसेस, तो इसमें से कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, 3 ही होंगे आंसर में भी। एंड इसको ऐसे भी राइट किया जा सकता है साइंटिफिक नोटेशन में। तो यही बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का अप्लाई मत कर दीजिए इन द अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जहाँ पे इनका रूल वैलिड होता है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आर गिवन सर्टेन रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द अनसर्टेन डिजिट्स इन अ नंबर। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर 2.746 राउंडेड ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये 2.75 होगा, while 2.743 वुड बी 2.74। इसका रूल आगे डिस्कस किया गया है। द रूल इज दैट द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1 if the insignificant digits which is to be dropped digit to be dropped, the underlined digit in this case is more than 5 and left unchanged if the latter is less than 5। तो यहाँ पे 4 6 था, 6 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे इंक्रीज कर दिया जाएगा पिछले नंबर बाय 1, तो 2.75 हो गया। और यहाँ पे 3 5 से छोटा है तो इसको ऐसे ही ड्रॉप कर दिया जाएगा और ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, 2.74 हो जाएगा। बेसिकली ये वही है जो अभी हमने साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था। वहाँ पे अगर 5 से बड़ा था कोई नंबर तो उस केस में 10 पे राउंड ऑफ कर रहे थे उसको, 5 से छोटा था तो 1 में राउंड ऑफ कर रहे थे, यानी एज इट इज़ छोड़ रहे थे वहाँ पे। तो वही हो रहा है यहाँ पे,
6 है तो 5 से बड़ा है तो देखिए 4 को 5 में इंक्रीज़ कर दिया आपने, यानी 40 को 50 किया आपने, तो 10 टू द पावर 1 इंक्रीज़ किए ना, तो वही हो रहा है 5 से बड़े के केस में। एंड 5 वाले केस में अगर 5 ही है नंबर, तो एक इंटरेस्टिंग केस अराइज करता है। ओड को ड्रॉप यहाँ पे इवन में कन्वर्ट किया जाता है। इवन बेसिकली अच्छा होता है, ओड अच्छा नहीं होता ना, इसलिए उसको रखा नहीं जाता। बट इफ द नंबर इज 2.745 in which insignificant digit is 5, here the convention is that if preceding digit is even then insignificant digit is simply dropped। तो कोई दिक्कत नहीं है, even है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही ड्रॉप कर दो उसको, कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है नंबर को। बट इफ इट इज ऑड द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय नाउ 1 एंड इट इज मेड इवन, तो इवन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑड है तो उसको इवन बनाया जाता है बाय रेजिंग, रेजिंग बाय 1। रेजिंग इसलिए क्योंकि आपने ड्रॉप किया ना एक डिजिट, तो रेज करना पड़ेगा एक नंबर से उसको कंपनसेट करने के लिए, वरना एक डिक्रीज करके भी इवन बनाया जा सकता है। देन द नंबर 2.745, यहाँ पे 4 आ रहा है इसके पीछे जो कि इवन है, तो एज इट इज़ ड्रॉप कर दिया जाएगा 5 को और 2.74 बचेगा। 2.735 में 3 है, प्रीसीडिंग ओड है, तो इसको 1 से इंक्रीज कर दिया जाएगा, तो दोनों 2.74 बन जाएंगे इस केस में। In any involved or complex multi-step calculation, you should retain in intermediate steps one digit more than the significant digits and round off to the proper significant figures at the end of the calculation। तो ये आगे एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल्स लेके बताया है कि क्यों इंटरमीडिएट स्टेप्स में एक एक डिजिट हमें ज़्यादा रखनी चाहिए एसएफ से, और लास्ट में तो हमें राउंड ऑफ करना ही होता है, तो लास्ट में कर देंगे उसको राउंड ऑफ, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेप में एक ज़्यादा रखनी चाहिए आपको डिजिट एसएफ से। ये कैलकुलेशन में ज़रूरी होती है, फाइनल रिजल्ट सही नहीं आएगा अगर आप वहीं कम कर देंगे। मान लीजिए आपने सिर्फ उतनी ही रखी जितनी एसएफ है, तो बाद में राउंड ऑफ करने को भी नहीं मिलेगा आपको जब फाइनल रिजल्ट पे पहुंचेंगे। तो अगर राउंड ऑफ करना है लास्ट में, तो एक डिजिट ज़्यादा रखनी ही चाहिए आपको। ओ कैलकुलेशन से उसका क्या रिलेशन है एंड प्रूफ फॉर दिस वन कि क्यों रखनी चाहिए, वो आगे दिया हुआ है एग्जांपल लेके। द वैल्यूज एज पाई की वैल्यू ले सकते हैं 3.142 एंड 3.14 फॉर पाई। तो यहाँ मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया हुआ है ताकि आपको बताया जा सके कि 3.14 तो आप जानते ही हैं, बचपन से पढ़ा आपने कि पाई की वैल्यू ये होती है, लेकिन 1 4 के आगे 2 होता है, ये दिखाने के लिए मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। याद रखना बहुत आसान है यार, देखो 3 1 4 ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, 1 2 3 4 में सिर्फ 2 ही बचा था, बाकी तो 4 के बाद 2 आएगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। नाउ द 13th एग्जाम्पल, each side of a cube is given to be this much surface area and volume of the cube आपसे पूछा है, तो इनके फॉर्मूला भी आपको याद होने चाहिए। वॉल्यूम तो ए क्यूब होता है सीधे, एंड क्यूब का सरफेस एरिया है, तो जो स्क्वायर का होगा उसको 6 टाइम्स करना होगा, 6a², क्योंकि 6 इसमें फेसेस होते हैं सरफेसेस क्यूब के अंदर, तो 6a² हो गया सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब एंड वॉल्यूम इज सिंपली ए क्यूब। तो इसमें एग्जैक्टली आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखता है सिर्फ वो, देखिए इसमें जो कंबाइन कर रहा है यानी मल्टीप्लिकेशन हो रही है जिस नंबर की 7.203, उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो फाइनल रिजल्ट में भी 4 होने चाहिए। एंड ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो यहाँ भी 4 ही होंगे। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पूछेगा मोस्टली आपसे ऐसे क्वेश्चंस में। 14th क्वेश्चन, मास और वॉल्यूम दी है, डेंसिटी पूछी है, इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो अगेन देख लीजिए वॉल्यूम में 2 है तो फाइनल रिजल्ट में 2 होने चाहिए, 4.8 हो जाएगा इसका आंसर। नाउ रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द अनसर्टेनिटी इन रिजल्ट्स ऑफ अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। तो बेसिकली आपको यहाँ पे यही बताया जाएगा कि जो एरर्स से एसोसिएटेड नंबर होते हैं उनमें राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है, क्योंकि राउंडिंग ऑफ का ही कंसेप्ट चल रहा है, तो इनमें भी वही रूल्स यूज होंगे यार, कोई अलग से रूल्स नहीं बनाए जाएंगे इनके लिए। जैसे एग्जांपल यह है, लेंथ एंड ब्रेड्थ दी है किसी रेक्टेंगुलर शीट की, दीज मच
तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, देखिए 0.1 का एरर आ रहा है, देखिए इसमें यानी 10th ऑफ लेंथ सेंटीमीटर के अंदर है, यानी 0.1 सेंटीमीटर डेल्टा एल मीन होगा इसमें, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। 16.2 इसकी लेंथ दी है आपको एंड उसमें 0.1 सेंटीमीटर की अनसर्टेनिटी है, तो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इस क्वांटिटी को। एंड 0.6% का इसमें परसेंटेज एरर आ रहा है, तो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हैं, ये होता है डेल्टा एल एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एरर जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, और ये मीन वैल्यू होती है, तो एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाई मीन वैल्यू इनटू 100, ये होता है परसेंटेज एरर। तो यहाँ से आपने निकाला ये, तो 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास आ जाएगा 10, तो 10/16.2 हो गया ये। इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 100 × 10⁻⁻1 डिवाइड बाई 16.2। अब 16.2 को 100 से काटिए आप, 16 छः 96 होता है, तो ऑलमोस्ट 6 पे कट रहा है, इसको 16 मान लीजिए, तो 6 × 10⁻⁻1, इसको हम सकते हैं 0.6, तो यहाँ से 0.6% आ गया। ऐसे ही ब्रेड्थ के केस में भी निकाली जाएगी परसेंटेज एरर, 0.1 इंटू 100 डिवाइड बाई 10.1, तो यहाँ से तो सीधा आ रहा है, ये 100 से मल्टीप्लाई किया, 0.1 को 10 आ रहा है, तो 10/10 हो गया, ऑलमोस्ट 1% हो गया ये। नाउ अगर आपको एरिया निकालना है बेसिकली लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके, तो इनको तो सीधे मल्टीप्लाई किया जाएगा लेंथ और ब्रेड्थ को, जो ये एरिया निकालने के लिए। एंड जो परसेंटेज एरर्स थे लेंथ और ब्रेड्थ में, उनको ऐड कर दिया जाएगा टू गेट परसेंटेज एरर इन दिस एरिया, जो कि 1.6% हो जाएगा। 0.6 था लेंथ में, 1 था ब्रेड्थ में। एंड ये जो 163.62 इनकी मल्टीप्लिकेशन आई है, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स दिख रहे हैं आपको इसमें मल्टीप्लिकेशन में, जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं ओरिजिनल नंबर में, वो फाइनल रिजल्ट में रिपोर्ट किया जाता है। देखिए 16.2 और 10.1 तीनों में ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसको 164 में राउंड ऑफ कर दिया जाएगा, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। और यहाँ देखिए 3 सेंटीमीटर में इसको राउंड ऑफ, सेंटीमीटर स्क्वायर में राउंड ऑफ कर दिया जाए, क्योंकि 2.6 था ये, एंड 1 SF में इसको राउंड ऑफ करना था, क्योंकि इनमें जो कंबाइनिंग एरर नंबर थे, देखिए 0.1 था इन दोनों में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनल रिजल्ट में भी सिर्फ एक ही होना चाहिए, सो इसलिए 3 में इसको राउंड ऑफ कर दिया गया। 2.6 कहाँ से आएगी, आपको थोड़ा सा चरज हो रहा होगा। देखिए 1.6% तो हमने देख लिया कैसे परसेंटेज एरर ऐड हो गई लेंथ और ब्रेड्थ के आ गया, तो परसेंटेज एरर से एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, ये भी आपको समझ में आ ही गया। देखिए ये मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, जैसे यहाँ पे 0.1 है, 100 मीन वैल्यू से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जब परसेंटेज आता है, तो परसेंटेज को मीन वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए और 100 से डिवाइड कीजिए, तो आपके पास एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, तो वही है ये। तो 100 से डिवाइड किया और ये हमारे पास जो मीन वैल्यू है एरिया की, उससे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ जाएगा 2.6 सेंटीमीटर स्क्वायर एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। सो यहाँ पे 163 को 100 से डिवाइड कीजिए, आपके पास आ जाएगा 1.63, तो 1.6 इंटू 1.6 इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 2.56 आ रहा है, क्योंकि 16 इंटू 16 का जो स्क्वायर होता है वो 256 होता है, तो 2.56 आ गया यहाँ पे। लेकिन हमें इसको राउंड ऑफ करना होगा, क्योंकि इन दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से ये आ रहा है 1.6, इसमें सबसे छोटे सिग्निफिकेंट फिगर्स कंटेन करने वाला दो ही हैं, तो 2.56 को 2 SF में राउंड ऑफ करना होगा। 5 6 आ रहा है पीछे 6, क्योंकि बड़ा होता है 5 से, तो पिछली डिजिट 1 से इंक्रीज हो जाएगी, 2.6 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऐसे होते हैं, तो वही रूल्स यहाँ भी अप्लाई हो रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है। Here 3 centimeter square is the uncertainty or error in the estimation of area of a rectangular sheet, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर है। If a set of experimental data is specified to n significant figures, a result obtained by combining the data will also be valid to n significant figures। तो यहाँ पे combining का मतलब एडिशन नहीं है, जो कि आप कॉमनली मिसकंसेप्ट कर सकते हैं।
कंबाइनिंग का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, जैसे अलग अलग पड़ा है एक्सपेरिमेंटल डाटा डिफरेंट फिगर्स में और उन सब में n सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी सब में बराबर हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, n नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो चेंज कैसे हो सकते हैं भाई, क्योंकि सब में बराबर है। सबसे लीस्ट जो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो फाइनल रिजल्ट में आते हैं, लेकिन इन सब में क्योंकि बराबर ही हैं तो कोई चेंज नहीं होगा अगर उनको कंबाइन कर दिया जाए, यानी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इवन डिवाइड भी कर दिया जाए, कॉम्बिनेशन डिवीजन को भी बोला जा सकता है। तो दोनों ही केसेस में चेंज नहीं होंगे, ऐसा बोल रहा है ये। एंड ये ऑफ कोर्स हम पढ़ भी चुके हैं। हाउएवर इफ द डाटा आर सब्ट्रैक्टेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कैन बी रिड्यूस्ड। तो अगर डाटा को उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के अंदर और दूसरी चीज़ है एडिशन, इन दोनों के अंदर लीस्ट डेसिमल प्लेसेस देखे जाते हैं। डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट हो सकते हैं इवन दो सेम सिग्निफिकेंट नंबर्स हों उन एक्सपेरिमेंटल डाटा के अंदर, क्योंकि डिफरेंट हो सकते हैं इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स रिड्यूस कर सकते हैं उनके केस में। लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये आगे एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट किया गया, वो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल 12.9 ग्राम्स माइनस 7.06 ग्राम्स। अब इसमें देखिए पहली नंबर में एक डेसिमल प्लेसेस आ रहा है, दूसरे में दो आ रहे हैं, तो लीस्ट पहले में है तो एक डेसिमल प्लेसेस आपको देखने को मिलेगा इन द फाइनल रिजल्ट। बोथ स्पेसिफाइड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स दोनों में ही 3 है। कैन नॉट प्रॉपरली बी इवेलुएटेड एज 5.84 ग्राम्स, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल लगेगा, बट ओनली एज 5.8 ग्राम्स, एक ही डेसिमल प्लेसेस देखने को मिलेगा। As uncertainties in the subtraction or addition are combined in a different fashion, smallest number of decimal places rather than the number of significant figures in any of the number added or subtracted। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि पीछे क्या बोला गया है उन दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर। The relative error of a value of number specified to significant figures, तो यहाँ पे n मिस कर दिया एनसीईआरटी ने, n significant figures होना था। डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन n, यहाँ पे देखिए n आ गया, बट आल्सो ऑन द नंबर इटसेल्फ। तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर से वो रिलेटिव एरर का नंबर स्पेसिफाई किया गया है सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं करता, बट इट डिपेंड्स ऑन द नंबर इटसेल्फ, यानी एग्जैक्ट नंबर क्या है ये मेन चीज़ होती है रिलेटिव एरर के अंदर। नॉट ओनली द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओनली एग्जैक्ट नंबर का यूज़ होता है रिलेटिव एरर में। ये आगे एग्जाम्पल से क्लियर होगा आपको। फॉर एग्जाम्पल द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ 1.02 ग्राम्स इज प्लस माइनस 0.01 ग्राम्स। तो देख रहे हैं आप ये मास जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है उसका लीस्ट काउंट 100th ऑफ ग्राम तक जा रहा है, तो उसकी एक्यूरेसी यानी अनसर्टेनिटी यानी जो एरर होता है लीस्ट काउंट एरर उसके साथ एसोसिएटेड वो भी 100 तक जाएगा, तो 0.01 ग्राम हो गया इसकी एसोसिएटेड एक्यूरेसी से। वेयर एज अनदर मेजरमेंट 9.89 ग्राम इज आल्सो एक्यूरेट अप टू दिस मच। तो इसका भी यही होगा क्योंकि इसमें भी यही हो रहा है, 100 तक जा रहा है। लेकिन रिलेटिव एरर इन 1.02 ग्राम ये 1% आ रहा है और 9.89 ग्राम में 0.1% आ रहा है, यानी दोनों में रिलेटिव एरर डिफरेंट हो गए, लेकिन इन दोनों में एक्यूरेसी सेम लेवल की थी, फिर भी डिफरेंट हो गए। यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स तो इनमें n ही थे ना, 1.02 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 9.89 में भी 3 है, लेकिन रिलेटिव एरर इन दोनों में डिफरेंट आया। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एग्जैक्ट नंबर पे डिपेंड करता है रिलेटिव एरर, ना कि सिर्फ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में। देखिए यहाँ पे 0.01 है डेल्टा ए अपॉन ए मीन, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100 से आता है परसेंटेज एरर, ये आप जानते ही हैं। तो 0.01 डिवाइड बाई 1.02, देखिए इसको 0.01 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया ऊपर, नीचे भी ऑलमोस्ट 1 ही है, तो 1/1 1% आ गया इसमें परसेंटेज एरर। 9.89 है ये, इसको आप राउंड ऑफ करेंगे 10 में तो 1/10 आ जाएगा, एंड 1/10 होता है 0.1%, तो यहाँ पे 0.1% आएगा परसेंटेज एरर। तो ये आपने सीखा कि एग्जैक्ट नंबर पे डिपेंड करता है, यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 पे जा रहा है, तो इसलिए ये वेरिएशन आई।
Finally, remember that intermediate results in multi-step computation should be calculated to one more significant figures in every measurement than the number of digits in the least precise measurement. तो ये हमने पीछे भी देखा था, एग्जैक्ट स्टेटमेंट देखी थी ये। इसका एग्जाम्पल नीचे दिया गया है जो कि इसको प्रूव करेगा कि ऐसा क्यों होना चाहिए। For example, the reciprocal of this number 9.58 calculated after rounding off has three significant figures is 0.104, but the reciprocal of 0.104 calculated to three significant figures in 9.62। तो आंसर बदल गया ना यहाँ पे, 9.58 का 9.62 हो गया। तो इसीलिए इंटरमीडिएट स्टेप्स में एक ज़्यादा रखना चाहिए आपको SF, ताकि लास्ट में आप उसको राउंड ऑफ कर दें और फाइनल रिजल्ट सही आ जाए आपका। However, if we had written 1 divided by 9.58 इज इक्वल टू 0.1044, तो यहाँ पे आपने एक नंबर ज़्यादा रखा होता लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट से, जिसमें लीस्ट SF है उससे ज़्यादा, तो सही आता, आपको 9.58 ही आता इसका रेसिप्रोकल करने से। तो ये अब एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया कि क्यों एक सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा रखना चाहिए लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट से। This example justifies the idea to retain one more extra digit than the number of digits in the least precise measurement in intermediate steps of complex multi-step calculation in order to avoid additional errors in the process of rounding off of the numbers। तो अगर आपने उतने ही नंबर रखे उसमें और लास्ट में राउंड ऑफ भी कर दिया तो अगेन कम प्रिसाइज आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा, तो अगेन वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, गलत होगा, वो एरर क्रिएट करेगा। तो दैट्स वाई इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू कीप वन मोर एक्स्ट्रा डिजिट। Now the last topic of this chapter, dimensional analysis, dimensions of physical quantity. The nature of a physical quantity is described by its dimensions। तो नेचर मतलब वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, ये आपको पता लगेगा कि उसके डायमेंशंस क्या हैं, वहीं उसको डिफाइन करते हैं। All the derived units can be expressed in terms of some combination of the 7 base quantities। तो ये हमने चैप्टर की शुरुआत में भी देखा था, तभी तो इनको डिराइव्ड यूनिट बोला जाता है, क्योंकि डिराइव करी जा सकती हैं ये बेस यूनिट से। That's why we should call base quantities as 7 dimensions of the physical world। तो क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्योंकि उसके डायमेंशन से ही रिप्रेजेंट की जाती है, इसलिए 7 बेस क्वांटिटीज़ को आप 7 डायमेंशंस बोल सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड के, जो कि डिनोट किए जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। तो डायमेंशन को डिनोट करने का ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है जिसमें द सिंबल ऑफ क्वांटिटीज एनक्लोज्ड विद इन दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स। Thus length has dimension of L, mass has M, time has T, electric current has A एम्पियर, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर K केल्विन से कैपिटल K। यहाँ पे सिर्फ स्मॉल सिर्फ दो में है, लूमिनस इंटेंसिटी CD यानी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल। तो स्मॉल यहाँ पे सिर्फ दो में है, बाकी पांचों के अंदर कैपिटल सिंबल्स आपको देखने को मिलेंगे। द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स और एक्सपोनेंट्स to which the base quantities are raised to represent that quantity। Note that the square brackets that we are dealing with the dimensions of the quantity, तो square bracket dimensions को indicate करते हैं, ये सिर्फ बोला गया है। तो dimensions होते हैं powers to which the base quantities are raised। एंड इंडीड ये पावर्स ही होते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज़ में ये जो MLT हम देखेंगे ये तो तीनों में सेम ही होते हैं, जो पावर्स होती हैं वही डिफरेंट होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट ये पावर्स ही बनाती हैं, तो दीज मस्ट रिप्रेजेंट डायमेंशंस। इन मैकेनिक्स all physical quantities can be written in terms of dimensions of length, mass and time। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम को 3 टाइम्स लेंथ करके L³ इसके डायमेंशन लिखे जा सकते हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पे सिर्फ आपको लेंथ दिख रही है, मास के और टाइम के डायमेंशन 0 होते हैं वॉल्यूम के अंदर।
एंड मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें सिर्फ इन तीनों से काम चल जाता है, मास, लेंथ एंड टाइम। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है जिसमें एम्पियर भी आता है। थर्मोडायनेमिक्स होगी जिसमें कैपिटल ये जो कैपिटल के होता है जो रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को, वो आएगा। तो मैकेनिक्स में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए सिर्फ इन तीनों से काम चल जाता है। सिमिलरली फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो एम से आप रिप्रेजेंट करेंगे उसके डायमेंशन, और लेंथ डिवाइड बाय टाइम स्क्वायर, ये आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम इनटू टाइम, ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, यानी एल डिवाइड बाय टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर ऊपर गया, टी माइनस टू आ गया, तो एम एल टी माइनस टू, ये हो गए डायमेंशंस ऑफ फोर्स। नोट दैट इन दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन मैग्नीट्यूड आर नॉट कंसिडर्ड। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स का की कोई बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट की जा रही है उसकी सिंबल के द्वारा जो एम एल टी है, एंड डायमेंशंस ऑफ कोर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सपोनेंट्स यानी पावर्स। Thus, a change in velocity, initial velocity, average velocity, final velocity, and speed are all equivalent in this context. तो सब में डायमेंशन सेम होंगे, लेंथ डिवाइड बाय टाइम यानी एल टी माइनस वन होगा सबका ही। यहाँ पे जो पहले इनकी प्रीफिक्सेस दी हुई हैं वेलोसिटी के केस में, वो यहाँ पे काउंट नहीं होंगी, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं काउंट होते यहाँ पे, सिर्फ टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देखी जाती है, जो कि टाइप सब में वेलोसिटी इनमें, और स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस खाली इतना होता है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाती है, स्पीड में एब्सेंट होती है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है स्पीड। आई नो मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो सकता है स्पीड का वेलोसिटी से, लेकिन वो होता इसलिए ही है क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है। तो इन नट शेल वेलोसिटी का डिफरेंट है डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन छोड़िए यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही कंसीडर नहीं किया जा रहा, तो इसलिए वेलोसिटी और स्पीड के सेम डायमेंशन होंगे। नाउ द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशंस इक्वेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। मैंने एरर को भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला था, क्योंकि ये दो ही तीन चीज़ें होती हैं इससे जिसमें से इस चैप्टर से क्वेश्चंस बनते हैं। So how and which of the base quantity represent the dimension of a physical quantity is called dimensional formula। तो how and which दोनों तरीकों से डिफाइन किया जाता है। which means कौन सी बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व होंगी, यानी कि एम एल टी ए के, इनमें से कौन सी इन्वॉल्व होंगी, एंड हाउ मीन्स उनकी अरेंजमेंट क्या होगी, उनमें जो एक्सपोनेंट्स है उनका नंबर क्या होगा। दोनों डिफाइन करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, दोनों से चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम के केस में L3 होगा, एम और टी के डायमेंशन जीरो होंगे। स्पीड और वेलोसिटी के केस में LT माइनस वन होता है, एम का जीरो होगा, एंड LT माइनस टू होगा एक्सेलरेशन का, ये भी हमने देख लिया था। इसमें भी मास के डायमेंशन जीरो होते हैं, एंड एम एल माइनस थ्री ये डेंसिटी का होगा, मास डेंसिटी, इसमें टाइम के डायमेंशन जीरो होते हैं। मास अपॉन वॉल्यूम होती है बेसिकली डेंसिटी, यू नो वेरी वेल। An equation obtained by equating physical quantity with dimensional formula is called dimensional equation। तो लेट्स से अगर मैं एग्जांपल लूँ फोर्स का मैंने फिजिकल क्वांटिटी लिख दी F, और यहाँ पे इसका मैंने एम एल टी माइनस टू डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन। फॉर्मूला और फिजिकल क्वांटिटी का इक्वेशन, इन दोनों को इक्वेट कर दिया जब आपने इक्वलिटी का साइन लगा के, तो डायमेंशनल इक्वेशन बन गई। फॉर एग्जाम्पल डायमेंशनल इक्वेशंस ऑफ फ्यू क्वांटिटीज आर गिवन हेयर। वॉल्यूम की ये होगी L3 होगा, एक्चुअली ये सब देख ही चुके हैं हम। वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स भी हमने देखा था, डेंसिटी भी हमने देखा, तो चारों डायमेंशनल फॉर्मूला कर चुके हैं। ये मेथड होता है डायमेंशनल इक्वेशन को लिखने का। डायमेंशनल फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटी से इक्वेट किया जाता है इन डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, तो इन डायमेंशंस का एप्लीकेशन क्या है अब वो यहाँ पे बताया जाएगा। ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव द सेम डायमेंशंस। तो ये बहुत ऑब्वियस चीज़ आपको समझ आ रही होगी। मास में वॉल्यूम ऐड नहीं की जाती, ना ही सब्ट्रैक्ट की जा सकती है,
ना ही मास में लेंथ ऐड की जा सकती है। मास में सिर्फ मास ही ऐड होगा, लेंथ में सिर्फ लेंथ ही ऐड होगी, ये ऐसा बोल रहा है। सेम डायमेंशंस के फिजिकल क्वांटिटीज ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। हाउ एवर डिफरेंट डायमेंशंस के फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकते हैं। ये हमने देखा भी है, कॉमन ऑब्जर्वेशन है यार। डेंसिटी के अंदर मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो डिवीजन हो रहा है डिफरेंट क्वांटिटीज़ का, तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। फोर्स में मास इंटू एक्सेलरेशन का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो सकते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ के, लेकिन सेम डायमेंशन चाहिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए। अ थोरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायमेंशन एनालिसिस हेल्प्स अस to deduce certain relations among different physical quantities and checking the derivation accuracy and dimensional consistency or homogeneity of various mathematical expressions। तो ये जो दो तीन इन्होंने यूजेस दे दिए, इन्हीं को आगे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। पहला है टू फाइंड रिलेशंस अमंग फिजिकल क्वांटिटीज़, कैसे रिलेटेड है फिजिकल क्वांटिटीज़ आपस में। डायमेंशनल एनालिसिस अगर आपको करना आता है तो आप बता पाएंगे, और फॉर्मूला को अगर आपको डिराइव करना है, उसकी एक्यूरेसी चेक करनी है। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी या होमोजेनिटी इसको बोलते हैं, जब एक इक्वेशन के दोनों साइड पे दोनों टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन सेम होने चाहिए, इसको बोलते हैं डायमेंशन कंसिस्टेंट या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आगे आता है। तो ये भी एक एप्लीकेशन होती है डायमेंशन एनालिसिस को की, तो इन तीनों को डिटेल में देखेंगे आगे। When magnitudes of two or more physical quantities are multiplied, their units should be treated in the same manner as ordinary algebraic symbols। तो जैसे हम फोर्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं मास और एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड्स को, वैसे ही उनके यूनिट्स भी मल्टीप्लाई होंगे, जैसे केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो टोटल हो जाएगी यूनिट फोर्स की केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बोल रहा है यहाँ पे वी कैन कैंसल आइडेंटिकल यूनिट्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सेम इज ट्रू फॉर डायमेंशंस आल्सो। तो ऐसे ही तो यूनिट्स निकाली जाती हैं जब डिफरेंट क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है। हम कैंसिल कर सकते हैं उनकी यूनिट से, क्योंकि डायमेंशंस को भी कैंसिल किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। सिमिलरली फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स ऑन बोथ साइड ऑफ ए मैथमेटिकल इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशन, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। दोनों साइड पे एक इक्वेशन के सेम डायमेंशंस होने चाहिए फिजिकल क्वांटिटी के, तभी तो वो एक ही क्वांटिटी होगी। इक्वेट तभी तो कर सकते हैं ना उनको, अगर दोनों सेम हैं। एंड यहाँ पे क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ को अलजेब्रिक सिंबल्स के एज अ अलजेब्रिक सिंबल ट्रीट करने को बोल रहा है, तो हम जानते हैं अलजेब्रिक नंबर्स को कैंसिल या कैंसिल किया जा सकता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को एज अ अलजेब्रिक सिंबल ट्रीट करने को बोला है। इसका मतलब इनको भी कर सकते हैं हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को, और डायमेंशन ही तो रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, एंड डायमेंशन से ही फिर यूनिट बनते हैं, तो यूनिट्स और डायमेंशंस को भी कैंसिल किया जा सकता है, ऐसे आप समझ सकते हैं, क्योंकि अलजेब्रिक सिंबल्स की इन द सेम मैनर ट्रीट करने को बोल रहा है वो। ऑफ कोर्स सिर्फ कैलकुलेशंस के टाइम ही होता है ये। चेकिंग द डायमेंशन कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन, तो वो दो तीन एप्लीकेशन बताए थे डायमेंशन एनालिसिस के, वो ही यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं अब। मैग्नीट्यूड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मे बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर ओनली इफ दे हैव सेम डायमेंशंस, दिस वी हैव सीन। Thus, velocity cannot be added to force or an electric current cannot be subtracted फ्रॉम थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर। सेम यूनिट होनी चाहिए, सेम डायमेंशन होनी चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। दिस सिंपल प्रिंसिपल कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन इज एक्सट्रीमली यूजफुल इन चेकिंग करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। इफ द डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स आर नॉट सेम द इक्वेशन इज रॉन्ग। तो एक इक्वेशन के दोनों साइड लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड अगर डायमेंशन सेम नहीं है, सारी की सारी टर्म्स के जो ऐड हो रही हैं सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी। एंड ये हम चेक करते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर आल्सो, अभी बताया था।
होमोजेनिटी का मतलब ही होता है यूनिफॉर्मिटी, यानी सेम डायमेंशंस हैं थ्रू आउट द इक्वेशन, वेदर इट इज बी ऑन लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। However, the dimensional consistency does not guarantee the correct equations. तो सिर्फ डायमेंशनली आप चेक कर सकते हैं इन इक्वेशंस को। डायमेंशनली अगर वो करेक्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्जैक्ट में ही करेक्ट होगी, क्योंकि सिर्फ डायमेंशन बताते हैं, नंबर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं देता, मैग्नीट्यूड के बारे में कोई आइडिया नहीं देता। पीछे हमने देखा था कि डायमेंशंस में मैग्नीट्यूड शो ही नहीं किया जाता। तो अगर शो नहीं किया जाता, लेकिन इक्वेशंस में मैग्नीट्यूड तो होते हैं ना सब में, सिर्फ डायमेंशन तो होते नहीं हैं। जैसे हाफ एम वी स्क्वायर है, उसमें हाफ भी तो आता है मैग्नीट्यूड एम वी स्क्वायर के अलावा, डायमेंशंस के अलावा। तो क्योंकि मैग्नीट्यूड्स भी इन्वॉल्व होते हैं इक्वेशंस में, और यहाँ से डायमेंशन एनालिसिस से हमें सिर्फ मिल रहा है डायमेंशंस, तो आधी अधूरी ही इंफॉर्मेशन है ये। कोई गारंटी नहीं करती डायमेंशन कंसिस्टेंसी करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन की। The arguments of special functions such as trigonometric, logarithmic and exponential functions must be dimensionless। तो ये एक important point है, याद रखना आपको, dimensionless होते हैं arguments special functions के। ऐसा होता इसलिए क्योंकि ये जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम नंबर्स ही होते हैं। एंड नंबर्स क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का कोई डायमेंशन नहीं होता, इंक्लूड ही नहीं किए जाते वो डायमेंशंस में। सो दैट्स वाई ये होते हैं डायमेंशंस लेस। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन थीटा होता है, यानी एंगल है थीटा, उसका आर्ग्यूमेंट एंगल कोई नंबर होगा डिग्री में या फिर रेडियन में, तो इसलिए वो होगा डायमेंशन लेस। ऐसे ही लॉग के केस में होता है, और एक्सपोनेंशियल यानी 10 की पावर, यानी ई का भी इसको बोल सकते हैं, ई की पावर होती है और 10 की पावर भी, तो बेसिकली पावर होती है। तो ये तीनों डायमेंशन लेस होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्योर नंबर क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई डायमेंशन नहीं होता, तो ये भी डायमेंशनलेस होगा। रेशो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़, तो ऊपर नीचे डायमेंशन कैंसिल होंगे। हमने देखा एल्जेब्रिक सिंबल्स की तरह ट्रीट किया जाता है डायमेंशन को इन कैलकुलेशन से। अगर रेशो ले रहे हैं यानी डिवीजन कर रहे हैं सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का, तो कैंसिल हो जाएंगे उनके डायमेंशन, तो उस डायमेंशन लेस हो जाएगी बेसिकली वो क्वांटिटी, नंबर ही हो जाएगा वो बेसिकली। सच एज एंगल, एंगल हमने देखा था इसकी यूनिट होती है, डायमेंशन नहीं होते। एंगल इज द रेशियो ऑफ लेंथ बाय लेंथ, ये भी हमने देखा था। सॉलिड एंगल एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर होता है, यानी लेंथ स्क्वायर डिवाइड बाय लेंथ स्क्वायर, और लेंथ डिवाइड बाय लेंथ होता है प्लेन एंगल। यहाँ पे प्लेन एंगल की बात की जा रही है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में और किसी भी मीडियम में ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रे ऑप्टिक्स में इसको पढ़ते हैं हम। ऑल ऑफ दीज हैव नो डायमेंशंस, क्योंकि जो लास्ट में ये बताए गए इनमें सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ का रेशो लिया गया है। एंड प्योर नंबर में कोई भी डायमेंशन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए उनके कोई डायमेंशन नहीं होंगे, देयर आर ऑल आर डायमेंशनलेस। Now we can test the dimensional consistency or homogeneity of the equation. Homogeneity means again uniformity, means same dimensions है या नहीं दोनों sides of equation के। ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, मोशन इन 1D। तीन इक्वेशंस होती हैं यूनिफॉर्म मोशन की, द थ्री काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो उसमें से सेकंड होती है ये। एक्स होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसके बाद एक्स नोट है द इनिशियल डिस्टेंस, इनिशियल पोजीशन यू कैन से। वी नोट टी, वी नोट है इनिशियल वेलोसिटी, टी है टाइम, और वेलोसिटी इनटू टाइम देखिए क्या होगा, वेलोसिटी डिवाइड डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है, तो उसको टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए, टाइम टाइम कैंसिल हो गया, सिर्फ डिस्टेंस बच गया। तो ये तो इनिशियल डिस्टेंस था ही, ये डिस्टेंस है इनिशियल पोजीशन डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस हो गए। ए टी स्क्वायर, ए होता है एक्सेलरेशन, टी स्क्वायर मीन्स टाइम का स्क्वायर, एंड लेंथ डिवाइड बाई टी स्क्वायर था एक्सेलरेशन, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी सिर्फ लेंथ के डायमेंशन बच गए। तो यहाँ सभी के लेंथ के डायमेंशन है, वही आप आगे डिस्कस किया गया। तो दिस इक्वेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन हमने देख ली यहाँ से, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी।
as each term on right hand side of this equation has the same dimension same as that on left hand side, the equation is dimensionally correct. Test of consistency of units has advantage that we need not to commit ourselves to a particular choice of units, and we need not to worry about convergence among multiples and सब multiples of units. तो पहली बात कि हमें सिर्फ एक ही पर्टिकुलर चॉइस ऑफ यूनिट्स रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ड्यू टू दिस टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। जैसे फोर्स की यूनिट ऐसा ही होती है न्यूटन, और डायन होती है सीजीएस यूनिट फोर्स की। तो हमें एक ही यूनिट पर स्टिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपनी सहूलियत के हिसाब से जो हमारे एक्सपेरिमेंट में यूज़ हो रही है हम डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी, क्योंकि इंटर कन्वर्जन बहुत ईजी कर दिया है इसने टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिट्स ने। ये हम आगे देखेंगे भी, क्वेश्चंस की फॉर्म में वो कन्वर्ट करवाएगा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। एंड अगेन वी नीड नॉट टू वरी अबाउट द मल्टीप्लाइज एंड सब मल्टीप्लाइज। इसका वही मतलब है, एक यूनिट में 10⁻7 डायन होते हैं, तो मल्टीप्लायर्स और सब मल्टीप्लायर्स ऑफ यूनिट्स के बारे में वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी आपको इसमें भी हेल्प कर देता है। ये हम देखेंगे भी कि कैसे नंबर्स ये चेंज होते हैं डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज होने से ड्यू टू दिस टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। ये अप्लाई होगा, इसकी एप्लीकेशन होगी वहाँ पे, इसलिए ये दोनों चीज़ें इसके साथ इकट्ठा बता दी गई हैं। Thus, a dimensionally correct equation need not to be exactly correct equation। तो ये हमने देखा, बट अ डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मस्ट बी रॉन्ग। तो जो डायमेंशनली रॉन्ग है उसके तो डायमेंशंस ही गलत हैं, तो वो तो रॉन्ग होगी ही। लेकिन अगर कोई डायमेंशनली करेक्ट है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो करेक्ट एग्जैक्टली करेक्ट इक्वेशन होगी। ये हमने पीछे देख लिया कि मैग्नीट्यूड इसमें एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड इंक्लूड नहीं होता डायमेंशन में, इसलिए वो भी एग्जैक्ट इक्वेशन में क्योंकि वो इंक्लूड होता है, इसलिए सिर्फ डायमेंशंस किसी इक्वेशन के एग्जैक्ट होने का प्रूफ नहीं हो सकते। नाउ द एग्जाम्पल 15th बहुत ही ईजी एग्जाम्पल है। हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच। ये इक्वेशन आपको याद आ रही होगी अगर आपने वर्क एनर्जी पावर चैप्टर पढ़ा है। दिस इज द स्टैंडर्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड आपसे यहाँ पे पूछा है कि डायमेंशनली चेक कीजिए कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। तो दोनों साइड LHS और RHS अगर डायमेंशन सेम होंगे तो करेक्ट इक्वेशन होगी। एंड LHS में डायमेंशंस क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर, एम जो मास उसका डायमेंशन m होगा, और वी स्क्वायर मीन्स LT-1 का होल स्क्वायर। तो ये होंगे डायमेंशन LHS पे यानी हाफ एम स्क्वायर के ML2T-2। RHS में देख लेते हैं अब डायमेंशंस। RHS में था MGH जो कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो रही है। तो M मास का होगा, G यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी LT-2, और H होगा हाइट लेंथ, L होंगे इसके डायमेंशन। तो यहाँ पे भी ML2T-2 आ रहा है, तो दोनों साइड करेक्ट हो गया LHS RHS। द इक्वेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, वी हैव चेक्ड इट बाय डायमेंशनल एनालिसिस। एंड नाउ द 16th क्वेश्चन, इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग वन। आपको फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी गिवन है बहुत सारे, रूल आउट करने ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन आर्ग्यूमेंट से कि कौन से इसमें पॉसिबल हो नहीं सकते काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट यूज़ होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। LHS में जो डायमेंशन है वो RHS में होने चाहिए। आपको यहाँ पे साफ दिख भी रहा होगा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी हाफ नहीं है, लेकिन एम बी स्क्वायर ज़रूर है, मैग्नीट्यूड नहीं बता सकता डायमेंशन। तो ये दोनों तो बिल्कुल सही है, B और D तो बिल्कुल सही दिख रहे हैं यहाँ से। द डायमेंशंस ऑफ द क्वांटिटी ऑन राइट हैंड साइड RHS M2L3T-3 फॉर A। तो A क्या है भाई, M2 तो सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ से होगा, और V3 LT माइनस होता है V यानी L3T-3, तो M2L3T-3 हो गया A से। एंड ML2T-2 फॉर कितनों के लिए है ये, B एंड D, जो कि मैंने आपको बताया ML2T-2 यही होता है। MLT-2 हो गया C के लिए,
the quantity on the right hand side of E has no proper dimensions since the two quantities of different dimensions have been added. तो मास इंटू एक्सेलरेशन यानी फोर्स और हाफ एम स्क्वायर यानी एनर्जी, फोर्स में एनर्जी जोड़ दी है तो इसके तो प्रॉपर डायमेंशन ही नहीं हुए, ये तो एडिशन हो ही नहीं सकता. सिंस द काइनेटिक एनर्जी हैज़ एम एल टू टी माइनस टू डायमेंशंस, का एनर्जी होती है, ये एनर्जी इज़ लाइक वर्क, एंड वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आप जानते होंगे वर्क डन की डेफिनेशन. तो फोर्स होती है एम एल टी माइनस टू, उसमें एल और यानी डिस्प्लेसमेंट और ऐड कर दिया तो एम एल टू टी माइनस टू हो गया एनर्जी. फॉर्मूलाज ए सी ई आर रूल्ड आउट, क्योंकि इन दोनों के डायमेंशंस अलग अलग आ रहे हैं इन तीनों के. Note the dimensional arguments cannot tell which of the two, B or D, is the correct formula. For this one, we must turn to the actual definition of kinetic energy in the chapter 6, जो जिससे हमें पता चलेगा कि हाफ एम स्क्वायर होता है यानी B होता है. तो ये हमने देख लिया, डायमेंशंस नहीं बता सकते एक्चुअल फॉर्मूला. एंड रूल आउट कौन से हो गए, ए सी ई. तो बी और डी तो हमने कर ही दिए थे. ए सी ई ये तीनों रूल आउट हो गए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन से मैच नहीं हो रहे हैं. बी एंड डी आर एब्सोल्युटली करेक्ट, जो हमने पीछे मार्क किए थे. नाउ डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस. For this, for deducing relations, we should know the dependence of physical quantity on other quantities up to 3 physical quantities or linearly independent variables and consider as a product of the type of dependence. तो ये काफ़ी complicated language लग रही होगी आपको. इसको इक्वेशन की हेल्प से समझते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया. देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड, लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड मास की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया गया है, यानी टाइम पीरियड की डिपेंडेंस इन तीनों क्वांटिटीज़ पे बताई गई है. सो जिस फिजिकल क्वांटिटी का हमें रिलेशन निकालना है टू अदर क्वांटिटीज़, उनकी उन क्वांटिटीज़ पे डिपेंडेंस हमें पता होनी चाहिए, ये पीछे बताया गया है. एंड ये 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, अप टू 3 फिजिकल क्वांटिटीज़. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हेल्पफुल रहता है डायमेंस यानी रिलेशंस को डिड्यूस करने में, क्योंकि 3 इक्वेशंस बन गई तो उनको सोल्व करना आसान है, 2 इक्वेशंस को सोल्व करना मुश्किल होता है. इसलिए अप टू 3 तो होनी चाहिए, लेकिन ये एग्जैक्ट नंबर आपको ऐसे याद रह जाएगा क्योंकि जहाँ भी जितने भी क्वेश्चन देखेंगे आप, ये एग्जाम्पल आप इन्हें देखा 17th एग्जाम्पल, इसमें 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिन पे डिपेंडेंस बताई गई है उस फिजिकल क्वांटिटी की. एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन होंगे डायमेंशन से रिलेटेड ऐसे टाइप के, उनमें भी 3 फिजिकल क्वांटिटी दिखेंगी. और एग्जाम्पलर में और PYQ में जहाँ भी ऐसे आप क्वेश्चन देखें सिर्फ 3 ही होंगी वहाँ पे. लेकिन अगर आपको सिर्फ थ्योरी से ही ये याद रखना है तो पीछे हमने देखा कि मैकेनिक्स में MLT सिर्फ 3 ही डायमेंशन रिक्वायर्ड होते हैं, तो वहाँ से आप याद रख लीजिए क्योंकि वहाँ 3 डायमेंशन है तो यहाँ 3 फिजिकल क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती हैं, 3 आपको याद रखना है ये. एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ को लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोला गया है. तो इंडिपेंडेंट उनको इसलिए बोला गया है क्योंकि आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं वो, जो जिन पे डिपेंड कर रही है ना ये एक फिजिकल क्वांटिटी, डिपेंडेंस जिन पे बताई गई है वो आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं, सिर्फ डिपेंडेंट होती हैं बेस यूनिट्स पे. यहाँ मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज़ आप जो देखेंगे रिलेशंस में वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी. एंड डिराइव्ड डिपेंड्स ऑन बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज, दीज यू नो वेरी वेल. तो डिराइव्ड आर डिपेंडेंट ऑन fundamental quantities, आपस में they are independent, so that's why these physical quantities are called here linearly independent variables. and उनका जो प्रोडक्ट टाइप ऑफ डिपेंड, ये जो डिपेंडेंस है उसको प्रोडक्ट करना है यानी तीनों को मल्टीप्लाई करना है, वहीं यहाँ पे किया गया है. तीनों जो डिपेंडेंस हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ उनको मल्टीप्लाई किया गया, तो प्रोडक्ट डिपेंडेंस देखनी है आपको. ये आगे इलस्ट्रेट होगा इस 17th एग्जाम्पल में, विच आई थिंक इज़ द लास्ट एग्जाम्पल, या ख़त्म हो गया इसके बाद ये चैप्टर. ये सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ. तो पीरियड यानी टाइम, अब उसकी डिपेंडेंस बताई जा रही है लेंथ पे, मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे. तो 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट बताई जा रही है.
डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड। तो ऐसे रिलेशन फाइंड करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ में बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब डिपेंडेंस हमें पता लग गई, लेंथ और कितनी डिपेंडेंस है ये नहीं हमें पता, तो लेंथ पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एल कितनी डिपेंडेंस नहीं पता, तो एक्स मान ली लेंथ पे है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे मान ली वाई डिपेंडेंस है, और मास पे है जेड डिपेंडेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है डिपेंड करता है। अब कोई भी अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आपको हटाना है तो उसके बाद एक कांस्टेंट आता है। यहाँ क्योंकि हम डायमेंशन से डील कर रहे हैं तो इस यहाँ पे आएगा डायमेंशनल कांस्टेंट के आ जाएगा। यहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं है डायमेंशंस रिलेशंस निकालने में, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कैसे आएगा ये। अब दोनों तरफ इक्वेट करने हैं आपको डायमेंशंस। राइट, आल LHS में सिर्फ टाइम के डायमेंशंस हैं, लेंथ और मास के जीरो हैं क्योंकि पीरियड डिपेंड कर रहा है। RHS में है लेंथ टू द पावर x, तो L1 की पावर x हो गई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द पावर y, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन इन जनरल ग्रेविटी का हो या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक का फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैग्नीट्यूड से फ़र्क नहीं पड़ता, हमने देख लिया था। एक्सेलरेशन होती है LT-2, तो ये होगा इसकी पावर y, और वो उसके बाद है मास, उसकी m1 की पावर z होगी। अब तीनों को इनको इक्वेट करना है। देखिए लेंथ आ रही है दोनों के केस में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में भी और लेंथ के केस में भी। यहाँ पे है x इसकी पावर, और यहाँ पे 1 पावर है, यानी y पावर होगी, तो लेंथ की होगी x प्लस वाई। एक्स पावर जुड़ गई लेंथ से, और एक्सेलरेशन से जुड़ गई y क्योंकि इसमें एक ही पावर है, और टाइम पीरियड आ रहा है सिर्फ एक में एक्सेलरेशन में, वो भी -2, तो -2y हो गया टाइम पीरियड, और सिर्फ एक में आ रहा है मास के केस में मास का सिंबल, तो z हो गया ये। तो इनको अब LHS में हमको इक्वेट कर देना है। x प्लस वाई, देखिए जीरो डायमेंशन है लेंथ के LHS के अंदर, तो x प्लस वाई इक्वल टू जीरो हो गया। -2y इक्वल टू 1 क्योंकि एक डायमेंशन है टाइम का, और z इक्वल टू 0 क्योंकि मास के डायमेंशन भी 0 हैं, तो x प्लस वाई 0 हो गया। z तो ऑलरेडी 0 है, z क्या है अब देखिए, z मास के डायमेंशन है, यानी मास पे डिपेंड नहीं करेगा टाइम पीरियड, यहाँ से आपको क्लियर हो गया। और -2y इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से y आ गया -1/2, ये आ गया। y किसके डायमेंशन थे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। -1/2 इसका क्या मतलब है, किसी की पावर -1/2 हो रही है, इसका क्या मतलब है, -1/2 को नीचे लिया है तो 1/2 हो जाएगा, किसी की पावर 1/2 है, इसका मतलब अंडर रूट है, तो -g की पावर 1/2 है, मतलब अंडर रूट में नीचे की तरफ आ रहा है, डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है g, इसका ये मतलब है। और x यहाँ से आ जाएगा, फिर -2 पुट कीजिए, x -1/2, तो RHS में जाके ये हो जाएगा +1/2, x हो जाएगा यहाँ से +1/2, और x थी किसकी पावर, लेंथ की, तो लेंथ पे सीधे अंडर रूट पे डिपेंड कर रही है, x की पावर 1 की पावर 1/2 मीन्स अंडर रूट। तो ये डिपेंडेंस आ गई लेंथ की और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो यहाँ से फॉर्मूला हो जाएगा t इक्वल टू √L/g, वहीं यहाँ पे दिया गया है, ये डायमेंशनल कांस्टेंट के साथ में रखा गया, √L/g हो गया फॉर्मूला टाइम पीरियड का। एंड वी नो द कांस्टेंट k हेयर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय मेथड ऑफ डायमेंशन। कांस्टेंट k क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर होता है, नंबर के कोई डायमेंशन नहीं होते, तो डायमेंशनल मेथड से ये नहीं आएगा। एक्चुअली k हेयर इज इक्वल टू 2π, एंड ये आपको पता चलेगा जब हम पढ़ेंगे ओसिलेशन चैप्टर, द 14th चैप्टर ऑफ दिस बुक, कैसे आया k इज इक्वल टू 2π। तो ये फॉर्मूला यहाँ से होगा, k 2π पुट किया तो t इज इक्वल टू 2π √L/g, टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम होता है ये। तो द मेथड ऑफ डायमेंशंस can only be a test for dimensional validity but not the exact relationship between physical quantity in any equation. It does not distinguish between the physical quantity having the same dimensions. तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ वर्क और एनर्जी का,
वर्क तो होती है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी कोई सी भी ले लीजिए आप, हाफ एम स्क्वायर या एम जी एच, पोटेंशियल या काइनेटिक एनर्जी, तो दोनों के केस में ही डायमेंशंस तो सेम ही है ना, ml/t - 2। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस सेम डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। इसके अकॉर्डिंग दोनों सेम ही फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, वर्क और एनर्जी, लेकिन वी नो बोथ ऑफ दीज आर डिफरेंट एंड दैट्स हाउ यहाँ पे यूज़ नहीं होता डायमेंशनल एनालिसिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इसकी समरी आप पढ़ सकते हैं अगर आपका मन है तो, लेकिन मैं आपको पहले बताता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं आपको मिलेगा जो ऑलरेडी ही हमने थ्योरी में कवर ना कर लिया हो। मैंने पूरी पढ़ ली है ये समरी। स्पेशली फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री की समरी आपको बिल्कुल पढ़ के जानी चाहिए इन द एग्ज़ाम, बिकॉज इसमें फॉर्मूलाज होते हैं और फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री में फॉर्मूलाज ही पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। तो फॉर्मूला लिस्ट आपको अलग से बनाने की ज़रूरत होती नहीं है वैसे, ये एनसीईआरटी ही काम कर देती है आपका इन द फॉर्म ऑफ समरी। यहाँ पे सारे मेन फॉर्मूला चैप्टर के मेंशन्ड होते हैं। तो समरी फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री। अब एक्सरसाइज बचती है इस चैप्टर की, और एग्जाम्पल और क्वेश्चंस भी हमको करने हैं। इसके अलावा एरर इन डिवाइसेस भी करना है। एरर इन मेजरमेंट्स हमने कर लिया थ्योरी में, डिवाइसेस हमें देखने हैं, 2-3 उनके फॉर्मूलाज भी लर्न करने हैं। तो काफ़ी कुछ बचा हुआ है इसमें। आई थिंक एक लेक्चर डेफिनेटली इसमें लगने वाला है, और तो नेक्स्ट लेक्चर में इस रैप अप कर लेते हैं इस चैप्टर को।